हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर लेकर आ गए अपने सुपर 15 क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के लिए, जो अगले महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसमें जो 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर नदी में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने घंटों में तय करेगी। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक नाव स्थिर पानी में, जो पानी रुका हुआ है, बहाव नहीं है जिसमें, उसमें नाव की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और 60 किलोमीटर की ही दूरी धारा के विपरीत। दोस्तों धारा के साथ और धारा के विपरीत, ये मेथड यहाँ पे होता है दोस्तों समझने वाला। धारा के साथ का मतलब होता है कि नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं दोस्तों, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो नाव चलेगी, पर जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो धारा की चाल है, वो धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव को और धक्का देगी और तेज चलाएगी, जो कि धारा के साथ नाव की स्पीड हो जाएगी दोस्तों 15 + 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, ये तो अपने फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में है दोस्तों, धारा के विपरीत मतलब धारा के अपोजिट मतलब धारा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा अपोजिट जब नाव जाएगी तो धारा विरोध करेगी। धारा का विरोध कितना कर सकती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि धारा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों अपोजिट चालें घट जाती हैं और एक साथ मतलब कि डाउन स्ट्रीम में चालें जुड़ती हैं और अप स्ट्रीम में चालें घट जाती हैं। तो दोस्तों सेकंड जो मेथड है अपना, सेकंड जो कंडीशन है उसमें दे रखा है कि अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, तो ये दोस्तों हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब एक हमारा आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया विपरीत, ये अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, अब हमसे बोला कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में। तो धारा के साथ चलने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, धारा के विपरीत चलने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 60 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से जाएगा, तो 20 × 60 3 घंटे यहाँ ले लेगा जब धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ। ठीक है दोस्तों, अब ये जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये 6 घंटे ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ये धारा के साथ, ये विपरीत। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे। आई होप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। दोस्तों ये टोटल टाइम हो गया 6 + 3 9 घंटे, जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। हमने इसमें क्या किया कि धारा की नदी की जब धारा और नदी दोनों की चालें धारा और नाव दोनों की चालें अलग अलग दी रखी हो दोस्तों, और पूछा हो कि धारा के साथ मतलब कि डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ दोस्तों धारा की चाल और नदी की चाल, नाव की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और धारा के विपरीत मतलब कि अप स्ट्रीम, तो इसमें दोस्तों नाव की चाल से धारा की चाल घट जाती है। ठीक है दोस्तों, धारा के साथ जुड़ेगी और धारा के विपरीत चालें घटेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने दोस्तों यही किया, तो 15 + 5 हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, मतलब धारा के साथ। 15 - 5 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के विपरीत। तो 60 किलोमीटर की दूरी थी,
जो हमें एक बार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी थी जो धारा के साथ में थी, और एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी थी जो धारा के विपरीत थी। दोस्तों इस 20 किलोमीटर के साथ 3 घंटे लगे और 10 किलोमीटर के साथ 6 घंटे लगे, मतलब धारा के साथ 3 घंटे और धारा के विपरीत 6 घंटे। तो टोटल टाइम पूछा था दोस्तों हमसे, तो 6 और 3 हमारे 9 घंटे टोटल लग गए। ठीक है दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना x 7,000 और 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या है, जिसे 25, 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेषफल रहता है। तो x के अंकों का योग पूछा है दोस्तों। x वो संख्या है जो 70,000 और 75,000 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, पर इसमें एक कंडीशन है कि वो संख्या 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर 61 शेषफल दे। तो दोस्तों पहले हम वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 225, 250 और 275 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों इसका वो होगा इसका एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम मैंने पिछली वाली वीडियो में निकालना आपको बताया था, इजी मेथड। तो दोस्तों हम 225 को 25 इंटू 9 लिख सकते हैं, 25 इंटू 9, और 250 को 25 इंटू 10 लिख सकते हैं दोस्तों, और 275 को 25 इंटू 11 लिख सकते हैं, 25 इंटू 11। ठीक है दोस्तों, तो कोई 25 नम्मा 225 हो गया, 25 दशावन 250 हो गया, और 25 की हम 11 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 275 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 25 25 तो सब में कॉमन है, 25 25 25, तो हम इस 25 को अभी छोड़ देंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 11, 9 और 10 और 11, जो कि इनका मल्टीपल हो जाएगा, जो हो जाएगा 990। ठीक है दोस्तों, अब जो 25 हमने कॉमन लिया था तीनों में, उसको हम 990 में मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा दोस्तों हमारा 25 25 नम्मा 225, 22 और 25 नम्मा 225, 225 और 22 कितना 247। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आया 24,750। ये हमारी वो संख्या आई, वह छोटी से छोटी संख्या आई जो 225, 250 और 275 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पर हमें ये संख्या नहीं चाहिए, हमें ये संख्या चाहिए 70,000 और 75,000 के बीच वाली। तो इस संख्या को हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 70,000 से 75,000 के बीच में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या से कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो दोस्तों देखो ये कितनी थी, 24,750, 24,750। ठीक है दोस्तों, अब देखो 24 दूनी 48, 24 निया 72। अगर ये 750 नहीं होता, ये पूरा 24,000 होता, तो 24,000 की अगर हम 3 से गुणा करते तो 72,000 हो जाता। इसका मतलब अगर ये 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये 70,000 और 75,000 के बीच में हो जाएगा दोस्तों। ये होती है मेंटली कैलकुलेशन। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 1 22 और 3 चौक 12, 2 14 और 3 दूनी 6, 1 7, 74,250। ये वो संख्या है जो 70,000 और 75,000 के बीच में है, और ये 225, 250 और 275 से डिवाइड भी है। ठीक है, पर कंडीशन क्या थी दोस्तों कि वह हर बार में 61 शेषफल दे। अगर 61 शेषफल देगा तो हम इसमें 61 ऐड कर देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा अपना 6 5 11, 3 4 और 7, 74,311, 74,311। तो ये वो संख्या है दोस्तों जो 225, 250, 275 से डिवाइड करने पर 61 शेषफल देगी। ठीक है दोस्तों, जो हमसे क्वेश्चन में दिया था, तो हमसे इसका डिजिट का सम पूछा था, तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 2 12 4 16, 16 अपना आंसर होगा दोस्तों, जो अपना ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। एलसीएम को दोस्तों हम
25 × 9, 25 × 10, 25 × 11 में डिवाइड कर लिया, जो कि हमने आपस में तोड़ा है, उसको बड़ी संख्या को छोटी में किया है। अब 25 हमें तीनों में कॉमन दिख रहा था, इसलिए हमने 25 के मल्टीपल में तोड़ लिया। इन तीनों का एलसीएम आया 990, जो 25 हमने कॉमन लिया था दोस्तों, 990 में 25 की गुणा कर दी तो हमारा आया 24,750। ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम था 250, 225, 250 और 275। ठीक है दोस्तों, पर हमें चाहिए थी 70,000 से 75,000 के बीच में संख्या, तो हमने इसमें ऐसी संख्या से गुणा करी जो 70,000 और 75,000 के बीच में पहुंच जाए हमें। वो संख्या हमें दिखी दोस्तों 3 से गुणा करने पर दोस्तों हम पहुँचे 74,250 पर। ये वो संख्या आ गई जो 225, 250 और 275 से मल्टीपल डिवाइड होगी, पर डिवाइड होने पर हमें 61 शेषफल चाहिए था दोस्तों। तो इस संख्या में हमने 61 को ऐड कर दिया तो 74,311 हमें मिला। अब ये वो संख्या आ गई जो 225, 250 और 275 से डिवाइड करने पर 61 शेषफल देगी, और जो 70,000 और 75,000 के बीच में भी है। तो यही कंडीशन हमें सवाल में दे रखी थी दोस्तों। इसका डिजिट का सम पूछा था, जो हमारा आया 16, जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा था। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ जाओगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनू अपनी आय का भोजन पर 42%, किराए पर 16%, मनोरंजन पर 10% और परिवहन पर 7% खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के लिए उन्हें 18,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्हें 12,500 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। इस प्रकार के सवाल हम दोस्तों क्या करते हैं, उसने फूड पर कितने खर्च किए, 42%। ठीक है दोस्तों, किराए पर मतलब रेंट पर 16%, मनोरंजन पर कितने खर्च किए उसने, मतलब इंटरटेनमेंट पर 10%। ठीक है दोस्तों, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च किए, 7%। अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे उसने अपनी आय का टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया है। ये हो जाएगा दोस्तों 6, 2, 8, 7, 15। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4, 3, 7। उसने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया है। तो उसकी आय का कितना परसेंट बचा दोस्तों, 100% इनकम थी, 75% खर्च कर दिया, तो हमारा 25% बचा, 25% बचा। अब दोस्तों ये देखो, पहले उसमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी है कि 18,000 रुपये की ज़रूरत थी पारिवारिक समारोह में, जिसके लिए उसने 12,500 रुपये कर्ज लिया। मतलब 18,000 की ज़रूरत थी, 12,500 कर्ज लिया। बाकी जो 18,000 की ज़रूरत थी वो दोस्तों 12,500 कर्ज लेने के बाद जितने रुपए बचे, इसका मतलब वो उसके पास थे। जो 18,000 की पूर्ति करने के लिए जो 12,500 में जो रुपए कम बचे, इसका मतलब वो उसके पास थे। परसेंटेज में कितने पास थे, 25%। और रुपए में दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ से, 18,000 की ज़रूरत थी, जिसमें से उसने 12,500 उधार लिए। इसका मतलब उसके पास दोस्तों कितना, 3,500, वो सॉरी दोस्तों, कितना हो जाएगा ये, 5,500। ठीक है दोस्तों, 5,500 इतने रुपए उसके पास थे, 5,500 रुपये उसके पास थे। परसेंटेज में कितने पास थे दोस्तों, अब परसेंटेज में देखेंगे हम, परसेंटेज में कितने पास थे। ये हो जाएगा दोस्तों 5,500। अब ये तो हो गए दोस्तों अमाउंट में। परसेंटेज में कितने पास बचे, तो उसके 75% खर्च करने के बाद 25% बचा, जो कि 5,500 के बराबर था। हमें उसकी मासिक इनकम निकालनी थी, तो 25 का 100 दोस्तों, ये हो जाएगा 00, 4 पंजे 20 और 2, 4 पंजे 20 और 2 22। ये हो जाएगा दोस्तों 22,000। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, 22,000 अपना आंसर है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में क्या देखते हैं कि टोटल उसने कितना खर्च कर दिया। देखो दोस्तों, उसने खर्च किया था, फूड पे खर्च किया था दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, इसने फूड पे खर्च किया था 42%, रेंट पे खर्च किया था 16%,
और इंटरटेनमेंट पे 10%, ट्रांसपोर्ट पे 7%। टोटल दोस्तों उसने 75% खर्च कर दिया। 100% में से उसने 75% खर्च कर दिया, तो उसके पास 25% बचा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि उसके पास अमाउंट कितना बचा, ये तो परसेंटेज बचा, उसके पास अमाउंट कितना बचा वो हमें दोस्तों यहाँ से पता चलेगा। उससे पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 रुपये की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने 12,500 रुपये किसी और से उधार ले लिए। मतलब 18,000 की ज़रूरत थी, 12,500 उधार ले लिए। अगर उसका अमाउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, जीरो हो जाता, तो उसे 18,000 उधार लेने पड़े। उसके पास कुछ तो बचा था, जिससे उसने 12,500 उधार लेकर अपना काम चला लिया। तो दोस्तों 12,500 उधार लिए, इसका मतलब उसे 18,000 की पूर्ति करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो उसके पास थे, और अमाउंट में 25, वो परसेंटेज में 25% थे दोस्तों। तो 18,000 में से अगर हम 12,500 माइनस कर दें तो 5,500 बचता है, जो कि अमाउंट उसके पास था। परसेंटेज में 25% पास था, तो 5,500 25% के बराबर हो गया। हमें 100% की वैल्यू निकाल दी, जो कि उसकी मासिक इनकम थी, मंथली इनकम थी, जो हमारी 22,000 है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आ जाओगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धनराशि जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है। मेन सही बात ये है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है ना दोस्तों, वो हर साल के लिए बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल के लिए बराबर होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए बराबर होगा। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगाना। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI, ये तो है दोस्तों 300। ठीक है दोस्तों, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ये है दोस्तों 250। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो साधारण ब्याज है 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है। अगर ये 2 साल का साधारण ब्याज है दोस्तों, तो यहाँ से हम 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, जो हमारा निकलेगा दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 1 साल का साधारण ब्याज अगर 125 है, तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे कि 300 रुपये अगर 2 साल का CI है, तो पहले वर्ष में CI 125 रहा होगा दोस्तों, दूसरे वर्ष में भी CI 125 रहा होगा, बट परंतु इस वाले पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, जो कि हमें निकालना है दोस्तों। 125 कितना हो गया दोस्तों, 250 हो गया। पर हमारा जो CI दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 300, कितना जाता है दोस्तों 50, 250 और 300 50 ज़्यादा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50 है दोस्तों, 50 रुपये में, ना कि परसेंटेज में दोस्तों। तो 50 रुपये का ब्याज मिला 125 पर दोस्तों। जो पिछले वाले जो दोस्तों ब्याज लगता है CI में, ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो पहले साल का अगर ब्याज 125 रुपये था, तो दूसरी साल 125 तो मिलेगा दोस्तों, तीसरी साल भी 125 मिलेगा, पर पिछले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे 2 साल की बात हो रही थी, तो 125 पहले साल का है, दूसरे साल का भी 125 होगा, पर उसके साथ में 125 पर भी उतने ही परसेंट से ब्याज लग जाएगा, जितना कि परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है, या जिस परसेंट पर अमाउंट लिया गया है। तो दोस्तों 50 रुपये का ब्याज मिला 125 पे, यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी यहाँ से, 50 रुपये का ब्याज 125 पर 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 × 4, ये हो जाएगा अपना दोस्तों 40%। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। 40% जो अपना ऑप्शन दे रखा है दोस्तों C। दोस्तों क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब CI हमें 300 दे रखा है, SI हमें 250 दे रखा है।
ऐसा ही अगर 1 साल का 250 है, 2 साल का 250 हो, तो हम 1 साल का 125 निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 1 साल का अगर ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाए, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 125 रहा होगा। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 125 रहा होगा, तो दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज 125 तो होगा, पर पिछले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 125 जो पिछले वाला पहले ईयर का 125 है, उस पर भी ब्याज लगेगा। तो दोस्तों ये 250 हो रहा है 2 साल का, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 300। तो दोस्तों 350 हो रहा है, 50 ज़्यादा हो रहा है ना। तो जो 50 है वो ब्याज के रूप में पिछले वाले ब्याज पर मिला है, मतलब कि 125 पर 50 रुपये का ब्याज मिला है 1 साल में। तो दोस्तों 50 रुपये का ब्याज मिला है 125 पर। तो यहाँ से हम 50 125 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि ए सी का 1/6 है और बी ए का 2 गुना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर निकालिए। दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी दिल्ली पुलिस में देखने को मिलते हैं। तो हमने एग्ज़ाम दिया था 2020 में, दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी देखने को मिले थे। तो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है दोस्तों, ए सी और बी की बात हो रही है दोस्तों, ए सी और बी। इसमें क्या दे रखा है, ए सी का 1/6 है, ए सी का 1/6 है। अगर ए सी का 1/6 है दोस्तों, अगर ये 6 है तो ये 1 होगा। इस प्रकार के सवाल में ए सी का 1/6 है, मतलब कि पहले वाला है, तो इसमें दोस्तों ये ए माना जाएगा और ये सी माना जाएगा। ओके दोस्तों। अब अगर यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे दोस्तों, या अगर इस 6 का 1/6 निकालेंगे, 6 का 1/6 निकालेंगे दोस्तों, तो दोस्तों 1 निकल के आएगा, जो कि हमारा एक ही वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू दे रखी होती है वो तो होती है पहले वाले की वैल्यू, ऊपर वाला जो वैल्यू होती है वो पहले वाले की होती है, और जो नीचे वाली होती है वो होती है दूसरे वाले की। तो ए हमारा 1 हो जाएगा, सी 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। बी ए का 2 गुना है, जो बी है वो ए का 2 गुना है, तो ए अगर 1 है तो बी 2 होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखा है, ए बी सी तीनों का औसत 30 है, तो दोस्तों हम यहाँ से औसत निकाल लेंगे। औसत क्या होता है, बराबर करना, तीनों पर बराबर करना। तो 6 2 8 1 9, 9/3 वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 3। हमारा औसत कितना आ रहा है दोस्तों, औसत होता है दोस्तों संख्याओं का सम बटे नंबर ऑफ संख्या, मतलब संख्याओं का टोटल सम कितना है और नीचे संख्याएं कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है औसत, एवरेज। ठीक है दोस्तों। हमारा एवरेज कितना आ रहा है 3, और हमें एवरेज दे कितना रखा है 30, तो हमारा 3 बराबर 30 है। ठीक है दोस्तों। वो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा दोस्तों कि ए और सी के बीच का अंतर निकालना है। ए और सी के बीच का अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे ए और सी के बीच का अंतर यहाँ पर है दोस्तों, ए और सी के बीच का अंतर 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों। तो 5 की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये मल्टीपल में हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा दोस्तों 50। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोबारा समझाता हूँ, ए सी का 1/6 है, तो दोस्तों ए 1 हो जाएगा, सी 6 हो जाएगा। बी ए का 2 गुना है, अगर ए 1 है तो बी 2 होगा, 2 गुने का मतलब 2 होगा, 2 से मल्टीपल। ए बी सी का एवरेज 30 दे रखा है, हम दोस्तों यहाँ से एवरेज निकालेंगे। यहाँ से हमारा एवरेज कितना है, एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ सम मतलब जितने भी संख्या हैं उनका टोटल, और नीचे जितनी संख्याएं नंबर में हैं वो नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये हमारा 6 2 8 1 9 और 1 2 3 संख्याएँ दोस्तों, 3 संख्याएँ हैं, तो 9/3 आया और हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 3, मतलब हमारा औसत 3 आया। और सवाल में हमें औसत दे रखा है 30, मतलब कि 3 30 के बराबर है, 3 30 के बराबर है।
सेम हमने यहाँ किया, 3 को 30 के बराबर रखा। हमसे पूछा था कि ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा, तो ए और सी के बीच का अंतर दोस्तों क्या है, 5। 5 ए और सी के बीच का अंतर 5 है। तो हमने दोस्तों यहाँ से 5 का मान निकाल लिया, 30/3 इंटू 5, जो हमारा आया 50, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों। आज जो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का। ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल दोस्तों दिल्ली पुलिस में देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। ये हमारी वाली शिफ्ट में तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा देखा था हमने कि जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे हमारा वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का दोस्तों, उसमें किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखने के लिए मिले थे। उसमें क्या था दोस्तों, अगर आपको बोर्ड मास की नॉलेज थी तो आप उसे इजीली कर सकते थे। बोर्ड मास क्या होता है दोस्तों, शायद अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपको बोर्ड मास के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट बोर्ड मास दोस्तों। ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ ब्रैकेट, ये होता है ऑफ दोस्तों, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीपल, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ठीक है दोस्तों। ये होता है बोर्ड मास। इसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल लगाना पड़ता है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, दोबारा ये सॉल्व होगा, 30 नंबर पे ये सॉल्व होगा, चौथे पे ये, 5वें पे, छठे पे ये होता है सिंप्लीफिकेशन का या बोर्ड मास का करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। ये अपने सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3/5 को दोस्तों 3 से 1/5 को हम 5 से 15 16/5 लिख सकते हैं, 16/5। पहले हम दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं और फिर लिखा है हमारा 3/5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऊपर वाली दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 तो नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5, ठीक है दोस्तों। अब भाग दे रखा है, भाग 8/5। अब दोस्तों अगर हम इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे डिजिट हो जाएगी। ये 8/5 है तो 5/8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपस में, तो हमारा आ जाएगा 13/8। ऊपर वाली जो ये वाली कंडीशन है इसे सॉल्व करके हमारा आया 13/8। अब दोस्तों हम करेंगे दूसरी वाली कंडीशन सॉल्व। दूसरी वाली दे रखी है दोस्तों में 7 एकम 7, एक 8/7 लिख सकते हैं दोस्तों, इसे 8/7 लिख सकते हैं। भाग ये दिखाई दे रखा बड़ी ब्रैकेट है दोस्तों, तो ये 6/7 माइनस ये देखो दोस्तों हो जाएगा 1/7। इस गुणा को, इस भाग को अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो दोस्तों ये 1/35 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा दोस्तों, 5/1। तो दोस्तों हो जाएगा ये 5/7। ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ये इधर का दोस्तों, ठीक है। 8/7 भाग 6/7 माइनस ये कितना 5/7। दोस्तों इस वाली ब्रैकेट से हमें कितना मिला 5/7, ठीक है दोस्तों। इस वाली ब्रैकेट से 5/7, ये पूरी बड़ी वाली ब्रैकेट होगी। अब दोस्तों ये वाली कंडीशन अपने आगे ले चलते हैं। 8/7 भाग, एक मिनट दोस्तों, 8/7 भाग ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे 7 एलसीएम हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा दोस्तों, तो 1/7 हो जाएगा ये, 1/7 भाग 1/7 हो जाएगा ना दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको भाग को मल्टीपल में चेंज करते हैं। 8/7 गुणा 7/1 या फिर 7, ये दोस्तों कट जाएगा पूरा। तो नीचे वाले से हमें मिला 8 दोस्तों, जो नीचे वाली कंडीशन थी उसे सॉल्व करके हमें 8 मिला। ऊपर वाली कंडीशन से कितना मिला था दोस्तों में, ये मिला था दोस्तों ऊपर वाली कंडीशन से 13/8, जो हमने ये सॉल्व करी थी उससे मिला था 13/8 और नीचे वाली से हमें मिला सिर्फ 8, ठीक है दोस्तों, इससे 13/8। तो हमारा फाइनली सॉल्व होकर क्या आया 13/8/8, ठीक है दोस्तों। तो ये चलते हैं नेक्स्ट में। ये आया दोस्तों 13/8 और इसके मल्टीप्लाई में 8, तो कितना होगा दोस्तों 13/64। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है।
बोर्ड मास हमारा जैसा कह रहा है वैसे सॉल्व कर दो दोस्तों। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में जो भी है उसे सॉल्व कर दो। जैसे हमारा हमने पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की, ऊपर वाली जो 3 सही 1/5 ले रखा है हमने, इसे लिखा 5 या 15 16/5 जो यहाँ दे रखा है दोस्तों। 16/5 के बाद ये माइनस किया हमने 3/5, यहाँ से दोस्तों में मिला 16 में से 3 गया 13/5 मिला। भाग में दे रखा था 8/5, हमने इसको गुणा में चेंज कर लिया 5/8 लिख लिया दोस्तों, ये ठीक है। इसके बाद हमें ये मिला यहाँ से 13/8, ऊपर वाली जो वैल्यू थी हमारी, ऊपर वाली वैल्यू थी दोस्तों जो ये वाली 3 सही 1/5 वाली, इसको सॉल्व करने से 13/8 मिला। दूसरी वाली दोस्तों हमने सॉल्व की, इसे 1 सही 1/7 लिखा है, इसको हमने 8/7 लिख लिया दोस्तों। भाग 6/7 माइनस 1/7, इस वाले भाग को हमने मल्टीपल में चेंज कर लिया 5/1 लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ से मिला जो इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट है उससे मिला हमें 5/7। तो 6/7 माइनस 5/7 इसे सॉल्व किया हमने तो मिला 1/7 दोस्तों। तो इस 1/7 को हम आगे ले गए इधर दोस्तों, 8/7 भाग 1/7 दोस्तों, इसे सॉल्व किया हमने तो इसे मल्टीपल में चेंज कर लिया 1/7 को, तो ये 7 ऊपर आ गया। 7 से 7 दोस्तों हमने ये काट दिया। काटने के बाद दोस्तों तो ये हमारा बचा, हमारा सिंपल 8 बचा दोस्तों। ऊपर वाली जो स्टेप थी उसे सॉल्व करने के बाद 13/8 मिला था, इससे 8 मिला। तो दोस्तों इसे जब सॉल्व किया तो हमें मिला 13/64, जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा था 13/64, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया हो दोस्तों, समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूध और पानी। दोस्तों ये सवाल आपको देखने के लिए दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में जरूर मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा दोस्तों। ये दे रखा है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, ठीक है दोस्तों। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। घोल का प्रतिशत, घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने के लिए दोस्तों करते हैं। देखो पहले वाले टोटल मिश्रण कितने का है, वो 30 लीटर का है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 15% पानी है। तो दोस्तों 30 लीटर के मिश्रण में से अगर 15% हमारा पानी है तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10, ये दोस्तों 9/2 मतलब कि 4.5, ठीक है दोस्तों। इतना हमारा पानी हो गया, ये वाटर और ये मिल्क। अगर 4.5 पानी है दोस्तों, 4.5 पानी है, तो दूध कितना बचा हमारा, दूध बचा दोस्तों 25.5, क्योंकि हमारा टोटल मिश्रण 30 लीटर का था। 30 लीटर में से अगर दोस्तों 4.5, अगर 4.5 लीटर पानी है तो इसका मतलब 25.5 लीटर दूध रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी स्टेप में क्या है, घोल में पानी को 37% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना हिस्सा पानी मिलाया जाना चाहिए। दोस्तों मिला क्या रहे हैं हम, पानी, दूध तो नहीं मिला रहे ना। तो दूध हमारा 25.5 लीटर ही रहेगा। मात्रा किसकी मिला रहे हैं, पानी की, तो पानी बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 25.5% हमारा दूध था, तो ये 25.5 लीटर रहेगा। हमें पानी की मात्रा को 37.5% करना है, जो कि हमारी 15% है। तो अगर 37.5% पानी हो जाएगा 100% में से 37.5, तो दोस्तों हमारा, एक सेकंड दोस्तों, अगर 100% में से 37.5% अगर पानी हो जाएगा दोस्तों, तो दूध कितना परसेंट बचेगा, 37.5, तो ये बचेगा दोस्तों कितना, 63.5, ठीक है दोस्तों। 63.5% दूध बचेगा, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा है 25.5 लीटर, मतलब 25.5 लीटर, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये दोस्तों 62.5 बचेगा, सॉरी दोस्तों 62.5% बचेगा। और लीटर में कितना बचेगा, 25.5 लीटर। तो 62.5% हमारा 25.5 लीटर के बराबर है। 62.5%
सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इस सवाल पे दे अपना 30 लीटर के मिश्रण में दोस्तों अगर 15% पानी है तो 4.5% पानी हो 4.5 लीटर पानी हो जाएगा दोस्तों। तो ये मिल्क और ये वाटर, ये 4.5 लीटर हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 25.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, ये 4 लीटर 4.5 लीटर 25 लीटर। ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि ये 37.5% हो जाए। 37.5%, अगर 37.5% ये हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना रहेगा हमारा 62.5%, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है दोस्तों। तो 63 और 37 100% हो गया दोस्तों। तो 25.5 लीटर 62.5% के बराबर है दोस्तों। 25.5 लीटर 62.5% के बराबर है। तो ये हम रख देंगे दोस्तों, ये 25.5 लीटर 5 लीटर कितने परसेंट के बराबर है 62.5% के बराबर। अब दोस्तों दूध कितने लीटर था हमारा, दूध हमारा कितना परसेंट था, ये था दोस्तों 37.5% तक बढ़ाने के लिए। तो हम दोस्तों 37.5% का मान निकाल देंगे, 37.5% का 37.5 का, ये दोस्तों 10 हो जाएगा नीचे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 और 5 एकम 5 25 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5 और कितना बचा 1 5 दूनी 10 25 25। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया अपना 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 कितना बचा दोस्तों 12 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना चाहिए 51। ये हो जाएगा दोस्तों 51/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 पंजे 10 25.5 लीटर। और दूध हमारा दोस्तों पहले कितना था, दूध हमारा था, सॉरी दोस्तों शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यहाँ पे, दोबारा करते हैं। 25.5 जो कि हमारी 62.5% की इक्वल है, 62.5 के हमें दोस्तों 37.5% का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 25 5 एकम 5 नीचे 51 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 और दोस्तों कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 55 25। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा दोस्तों 25 एकम 25 और दोस्तों 25 एकम 25 कितना बचा 5 7 5 12 25 पंजे 125 15 और 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, 5 3 15 दोस्तों, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 51 गुणा 3/10। ये हो जाएगा दोस्तों 5 3 एकम 3 3 पंजे 15/10। तो ये हो जाएगा टोटल दोस्तों निकल जाएगा 15.3 15.3 लीटर दोस्तों मिश्रण में पानी मिलाने के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, पहले कितना था हमारा, पहले था दोस्तों 4.5 लीटर। पहले अगर हमारा 4.5 लीटर था, अभी हमारा हो रहा है दोस्तों 15.3 लीटर। 15.3 में से अगर हम 4.5 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 13 में से 5 गए 8 या 14 में से 4 गए 10 10.8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, दोबारा समझाता हूँ मैं दोस्तों। 30 लीटर का मिश्रण था जिसमें से 15% पानी था, हमने 30 का 15% निकाला दोस्तों, तो ये निकल के आया हमारा 15% निकल के आया 4.5 लीटर। अगर मिश्रण में 4.5 लीटर पानी है, 30 लीटर का मिश्रण है, तो दोस्तों 25.5 लीटर दूध होगा। तो इसमें लिखा दोस्तों पानी को 37.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए दोस्तों। तो अगर पानी 37.5% हो जाएगा दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों
पानी अगर दोस्तों 37.5% हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा दोस्तों? 62.5%। पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, दूध की मात्रा सेम रहेगी दोस्तों। तो ये दूध तो 25.5 लीटर रहेगा और परसेंटेज में 62% रहेगा। तो दोस्तों हमने 62.5% को 25.5 लीटर के इक्वल रखा। यहाँ से दोस्तों अगर पानी की मात्रा क्वेश्चन में 37.5% बता रहा था तो हमने 37.5% की वैल्यू निकाली, जो दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद हमारी निकल गई 15.3 लीटर। 15.3 लीटर हमारा मिश्रण तब हुआ दोस्तों जब हमने पानी मिला दिया। पानी मिलाने से पहले हमारा दोस्तों मिश्रण था पानी था 4.5 लीटर, और पानी मिलाने के बाद जब उसे 37.5% किया तो दोस्तों ये हो गया हमारा 15.3 लीटर। दोस्तों अगर इसमें से हम 4.5 लीटर माइनस कर दें तो ये वो वैल्यू निकल के आएगी जो हमने बाद में पानी मिलाया है। दोस्तों ये माइनस करने के बाद आएगा हमारा 10.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 33 पुस्तकों का लागत मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। 33 पुस्तकों का लागत मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 110% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल इस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों? वैसे तो हम दोस्तों लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कैलकुलेट होती है। लेकिन इस प्रकार के सवाल में दोस्तों लाभ या हानि निकालते हैं विक्रय मूल्य पर। दोस्तों लागत मूल्य अगर उसका 33 रुपये है तो ये दोस्तों 33 रुपये जो होगा वो 10% का लाभ बता रहा है, तो 110 की वैल्यू होगी दोस्तों। हमें विक्रय मूल्य निकालना मतलब 100%, 11 × 33 बराबर 30 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को आप याद कर लो दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को आप जो लाभ या हानि है वो हम निकालेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य पर। वैसे तो लाभ या हानि कैलकुलेट होती है क्रय मूल्य पर, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल में दोस्तों शॉर्ट करने का, ईजी करने का तरीका लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर निकाल दो, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय पर 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में 27 किलोमीटर प्रति आवर और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए वे कितने सेकंड के बाद पुनः एक ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने की कंडीशन होती है, बादल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और जो अली है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर ये एक ही स्थान से एक ही समय चलना शुरू करें, इस पॉइंट ए से एक ही स्थान मतलब एक ही समय चलना शुरू करते हैं, टाइम जैसे अगर 8 बजे चलना स्टार्ट हुआ तो 8 बजे अली और बादल दोनों चलेंगे। तो दोस्तों बादल की स्पीड ज़्यादा है, अली से 45 किलोमीटर है बादल की स्पीड और अली की स्पीड है 27 किलोमीटर। तो दोस्तों बादल तेज़ दौड़ेगा। बादल कितना तेज़ दौड़ेगा? जितनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ज़्यादा कितनी दोस्तों? ये ज़्यादा है 45 किलोमीटर उसकी स्पीड है और 27 इसकी है, तो ये दोस्तों हो जाएगी 18 नहीं दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 30 और 15। ठीक है दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे दौड़ेगा अली, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे दौड़ेगा। तो इनकी दोस्तों जो चलने की स्पीड होगी एक ही दिशा में, तो पुनः दोस्तों ये तब मिलेंगे जब अली जो अपना 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है वो 1200 मीटर दूरी तय कर लेगा, तब वो अली और बादल एक दूसरे से मिल जाएंगे दोस्तों। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और हमें दे रखा है 1200 मीटर। अगर वहाँ मीटर की बात हो रही है दोस्तों तो हमको स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगी दोस्तों। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें स्पीड दे रखी है उसमें हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, 18 गुणा 5/18। ठीक है दोस्तों, 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये 18 कट जाएगा तो हमारे आएगा स्पीड आएगी दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड।
5 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, 18/5 से गुणा क्यों करते हैं, ये दोस्तों होता है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। दोस्तों एक ऐसा क्या होता है, अगर बड़ी संख्या को छोटे में चेंज करेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू को जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 5/18 में 5 ऊपर रहेगा। ओके दोस्तों, मतलब बड़ी संख्या से अगर छोटी में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी, और छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमारी स्पीड क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। हमें डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 1200 मीटर, 1200 मीटर, और 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 सेकंड। 240 सेकंड बाद दोस्तों वो उसी पॉइंट पे मिलेंगे, 240 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों क्या दे रखा था, 1200 मीटर का एक वृत्त है दोस्तों ये, उसमें वो एक पॉइंट से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, अली और बादल। अली की स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा और बादल की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बादल की स्पीड ज़्यादा तो बादल तेज़ दौड़ेगा, बादल अगर तेज़ दौड़ेगा दोस्तों तो उसमें वो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि बादल अली को दोबारा पकड़ लेगा, है ना दोस्तों, बादल अली को दोबारा पकड़ लेगा। तो वो कितनी तेज़ दौड़ रहा है बादल, तो बादल अली से 18 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है, हमें दे रखा था 1200 मीटर का डिस्टेंस, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है, तो हमें इस किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड आई हमारी निकल के उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 5/18 से हमने जब गुणा किया तो हमारा आया 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड आया, तो हमें दूरी कितनी तय करनी दोस्तों, 1200 मीटर। तो ये आएगा दोस्तों हमारा काट के 240, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। आज समझ में आया हो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन, तो इसमें क्या है दोस्तों इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, जैसे हमें शंकु बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, ये इन सवालों में क्या होता है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पहले आपको मैं तीनों फार्मूले बता देता हूँ दोस्तों। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। ये आपको दोस्तों भी वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है मैं, πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh। ठीक है दोस्तों, और आयतन होता है दोस्तों, आयतन होता है दोस्तों आयतन होता है πr²h। ठीक है दोस्तों, बेलन का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है बेलन दोस्तों। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है दोस्तों, ये आधार एक सर्कल है ना दोस्तों, तो आधार का क्षेत्रफल एक सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और एक सर्कल का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। ये बात आपकी क्लियर होगी दोस्तों, πr²। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ से हमने आयतन में क्या दोस्तों, सर्कल का हमने निकाल लिया πr²। अब इसमें बचा क्या दोस्तों, हाइट बची ना। इसमें हमने अगर सर्कल के क्षेत्रफल में हाइट की मल्टीपल कर दी, हाइट का गुणा कर दिया, तो दोस्तों बेलन का आयतन बन जाता है, क्योंकि बेलन में दोस्तों सर्कल होते हैं, ऊपर नीचे सर्कल होते हैं, वो तो हो गया दोस्तों बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल में अगर हाइट की मल्टीपल कर दी तो बन जाता है दोस्तों बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πrh, 2πrh। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं तीनों फार्मूलों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना दोस्तों, तब भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। पहले हम दोस्तों यहाँ से हम r निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², πr², जो हमें दे रखा है दोस्तों 38.5। ठीक है दोस्तों,
पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखेंगे बराबर, इसे हम दोस्तों 385/10 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11×3 = 33 और 11×5 = 55। ये हो जाएगा दोस्तों 11×2 = 22। ठीक है दोस्तों, 11×2 = 22, तो हो जाएगा 2r²। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 10×2 = 20 हो जाएगा। 20r² बराबर, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 3 = 24। ठीक है दोस्तों, तो r² बराबर हो जाएगा 245/20। इसको हम काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 × 20 और 5 × 45। ठीक है दोस्तों, ये 5 × 20 49/4, r² बराबर 49/4। ठीक है दोस्तों, r² बराबर 49/4। तो दोस्तों ये रूट आ जाएगा इस पर, r बराबर हो जाएगा दोस्तों 7/2। r बराबर 7/2। ये तो हमारी दोस्तों त्रिज्या नहीं, वो r निकल आई। ठीक है दोस्तों, अब हमें r पता चल गया, तो हम इससे दोस्तों वक्र प्रश्न निकाल सकते हैं, जो होता है 2πr/h। वक्र प्रश्न निकाल सकते हैं दोस्तों, वक्र पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, जो होता है 2πr/h। अब दोस्तों हमारे पास r है, तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, 2×22/7 इंटू r हमारा दे रखा है 7/2 इंटू x बराबर, हमें दोस्तों वक्र पृष्ठ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर²। तो ये दोस्तों जो 2πr/h है, ये 616 के इस बराबर होगा, 616 के बराबर होगा, 616 के। यहाँ से दोस्तों हम कैलकुलेट करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मैंने x माना है वो दोस्तों ऊंचाई है, तो 11×5 = 55 और 11×6 = 66। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 11×4 = 44, ये 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, ये 2×2 = 4, ये हो जाएगा दोस्तों 2×2 = 4, 2×8 = 16। तो x बराबर दोस्तों 28 हो जाएगा, x बराबर 28। x जो है दोस्तों वो ऊंचाई है। अब दोस्तों देखो हमें r पता चल गया, h पता चल गया, तो दोस्तों हम यहाँ से अब बेलन का आयतन पूर्ण निकाल सकते हैं, जो होता है πr²h, जिसमें हमें r और h की ज़रूरत थी। हमारे पास r भी है और h भी है, तो यहाँ से हम दोस्तों बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन πr²h आयतन। ठीक है दोस्तों, आयतन पाई 22/7, r² मतलब 49/4 और h बराबर 28। ठीक है दोस्तों, ये इधर ये हो जाएगा दोस्तों 7 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, ये हो गया 22 × 7 × 7 = 49। 22 × 49 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। 22 × 49, थोड़ा स्पेस का इशू है दोस्तों, कोशिश करना। 22 × 49, 22 × 49 आप करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1078। मैंने दोस्तों 1078 कैसे लगा दिया, अब मैंने यहाँ से देखा दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आई, 9×2 = 18, 18 मतलब पहली डिजिट हमारी 8 होगी, पहली डिजिट 8 होगी। अब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ कि पहली डिजिट मुझे एक तो 1408 दिख रही है, एक 1078 दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें देखा दोस्तों कि 22 की अगर मैं 49 से गुणा करूँगा दोस्तों, तो 14 के आसपास नहीं जा सकता मैं, 14 के आसपास नहीं जा सकता। अगर मैं 49 को 40 मानूँ तो 22 × 88 मतलब कि 880 के पास जा रहा हूँ, और 22 में अगर मैं 9 को अगर 10 मान लूँ तो 220 हो रहा है। 880 में अगर 220 जोड़ दूंगा तो मैं 1000 या 1100 के अप्रोक्स जा पा रहा हूँ।
तो कि जो हमारा 1078 के आसपास है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया ऐसे सॉल्व करने का तरीका, मल्टीपल करने का। ठीक है दोस्तों, या तो हम दोस्तों इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस 49 को 50 मान सकते हैं, 22 इंटू दोस्तों ये ऐसे कर सकते हैं इसे, एक मिनट दोस्तों, इस 49 को 50 मान सकते हैं, 49 को 50 मान के मल्टीपल कर देंगे, फिर उसमें से अगर ये 49 है तो उसमें 1 माइनस कर देंगे, 1 मतलब 22 माइनस कर देंगे। 49 50 22 इंटू 50 करके उसमें से अगर 22 माइनस कर देंगे तब भी वैल्यू हमें ये मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों स्पेस का इशू था इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस का इशू था इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है मेंस्ट्रुएशन के सवाल में। दोस्तों क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के सवाल में पाई का आना कॉमन है। पाई का आना कॉमन है मतलब कि 22/7 का आना कॉमन है। तो 22/7 का मतलब 22 मतलब 11 से डिवाइड, 11 से डिवाइड का मतलब होने का मतलब है दोस्तों कि वो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अब 11 से डिविजिबल दोस्तों हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक दोस्तों ये देखो 11 55 14 से डिवाइड है, ठीक है। ये देखो 11 1408, 11 एकम 11 कितना बचा 3, और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ये भी देखो दोस्तों 11 से डिवाइड है। ये देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 3 33। ये देखो दोस्तों एग्जामिनर अगर चालाक होता है तो वो सारे ऑप्शन 11 से डिवाइड वाले देगा। ठीक है दोस्तों, बाई चांस अगर आपका लक है तो दोस्तों 11/11 से डिवाइड होने वाला आपको अगर एक ऑप्शन मिल गया तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारा वही आंसर है। बाई चांस अगर 2 ऑप्शन मिले तो दोस्तों वहाँ पर आपका काम करता है लक। एग्जाम हॉल में बैठ के अगर आपके पास टाइम कम है और आपको 11 से डिवाइड करके देख लिया और 2 ऑप्शन डिवाइड हो गए तो आप उस पर एक ऑप्शन को 50-50 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मेंस्ट्रुएशन के सवाल को करने का तरीका। अगर एक ऑप्शन 11 से डिवाइड है तो एक ही वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निहित 700 रुपये से एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने बाद अमित पटेल क्रमशः 300 और 400 रुपये के साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में पटेल का हिस्सा कितना है। इस प्रकार सवाल में दोस्तों कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी सवाल होते हैं। ये निहित है और ये अमित है, ये पटेल है। ओके दोस्तों, इसने 700 रुपये, इसने 400 रुपये और इसने इसने 300 रुपये, इसने 300 रुपये और इसने 400 रुपये व्यापार में निवेश किया। ठीक है दोस्तों, अब क्या लगा देखो दोस्तों, सवाल यहाँ से पकड़ते हैं, शामिल हो जाते हैं वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। अगर 2 वर्ष की बात होती तो एग्जामिनर आपको 2 वर्ष देता, 3 वर्ष की बात होती तो 3 वर्ष लिख के देता। अगर उसने वर्ष के अंत में लिख दिया इसका मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। 1 वर्ष की बात हो रही है मतलब कि 12 महीने। दोस्तों इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोस्तों देखो 5 महीने बाद अमित और पटेल आए, तो 5 महीने के बाद आए हैं, मतलब 1 साल में से 5 महीने निकल चुके थे तब ये दोनों आए हैं। 5 महीने बाद आए मतलब 7 महीने के लिए इनने अपने व्यापार में पैसे निवेश किए। 7 5 12, इसने भी 7 महीने के लिए किए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या है, हम देखो 00 काट सकते हैं, 00 काट सकते हैं, 00 काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 12 7 84, ये हो जाएगा 7 या 21, ये रेशियो बना लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये किससे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, ये हमारा रेशियो बन गया ये निहित, अमित और पटेल का। अब ये दोस्तों 627 रुपये की बात कर रहा है। 627, हमें कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 12 3 15 और 15 4 19, 19 रुपये का, जो हमारे 627 के बराबर हो जाएगा। तो पटेल का लाभ पूछा है, पटेल का लाभ यहाँ कितना है 4, मतलब 4 की वैल्यू निकलनी है। ये हो जाएगा दोस्तों 19 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 बचा 5 बचा, 19 या 57, 33 चौका 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 रुपया। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। दोस्तों इसमें क्या, जिसने जितनी राशि जितने महीने के लिए दी, इसमें दोस्तों साल कैलकुलेट नहीं करते, अपने महीने कैलकुलेट करते हैं। जैसे 7,000 रुपये की राशि उसने 1 साल के लिए दी, निहित स्टार्टिंग से था,
निहित स्टार्टिंग से था दोस्तों, तो उसने 12 महीने के लिए राशि दी। अमित 5 महीने बाद आया, मतलब कि 7 महीने के लिए राशि दी। पटेल 5 महीने बाद आया, उसने भी 7 महीने के लिए राशि दी। इनका मल्टीपल करके हमने 0 ऊपर ही काट दिया, तो डबल जीरो सब में कॉमन था। इनका हमने रेशियो निकाला, रेशियो इतना निकला। हमें अब इस लाभ को हमें इस रेशियो में बांटना है। तो यहाँ से हमें लाभ कितना हो रहा है, 12 3 15 4 19 रुपये का। तो 627 19 के बराबर है। हमें पटेल के लाभ निकालना था, मतलब पटेल 4 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से हमने कैलकुलेट करके 4 की वैल्यू निकाल दी, जो हमारी 132 आई। दोस्तों सवाल को हम यहाँ भी एंड कर सकते थे। पटेल की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। अब 4 से डिवाइड देखो दोस्तों, 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 7 कभी नहीं आता। 4 के मल्टीपल में 5 कभी नहीं आता। 4 के मल्टीपल में 6 आ सकता है। तो हम 156 को डिवाइड करके देख लेंगे कि 4 से 156 डिवाइड है। 4 3 12, 3 बचे, 4 9 36। तो दोस्तों बी और डी के होने की संभावना थी। अगर हमने कैलकुलेट करके लिखे तो हमारा कन्फर्म हो गया। बाई चांस अगर हमारे पास ऐसे 3 ऑप्शन होते जो 4 से डिवाइड नहीं होते, और एक ऑप्शन ऐसा होता जो 4 से डिवाइड है, तो हमारा वही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा से आती 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। ये देखो दोस्तों, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक इधर से इधर को जा रही है, एक इधर से इधर को जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी लंबाई 160 है, इसकी भी लंबाई 160 है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, अगर रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर इस रेलगाड़ी ने क्रॉस करना स्टार्ट किया और उस जो रेलगाड़ी को क्रॉस किया उसके पीछे डिब्बे तक जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक क्रॉसिंग नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार में क्या होता है, इस प्रकार के सवाल में रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाती है, जो कि हो जाएगी 320। ठीक है दोस्तों, विपरीत दिशा से जा रही हैं तो रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाती है। 320 मीटर की दूरी हो गई और एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर रही हैं। तो दोस्तों 320 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पार कर रही हैं। तो हमारे यहाँ से हम टाइम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालेंगे दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड है तो हम किलोमीटर में निकालेंगे दोस्तों। तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब वही कंडीशन आ गई दोस्तों, देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाना है, मतलब छोटे को बड़े में ले जाना है। तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, मतलब 18 ऊपर रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2, ये हो जाएगा 5 छक 30 और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, ये 64 दूनी 128। तो मतलब कि दोनों रेलगाड़ी मतलब ए मान ली, एक रेलगाड़ी बी मान ली, तो इन दोनों की स्पीड हो गई 128 किलोमीटर प्रति घंटा, 128 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन क्या देखिए, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब उस रेलगाड़ी की दूरी की लंबाई कितनी है 160 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर। दोस्तों रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, तो उसमें ब्रिज की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ये आपस में जुड़ती हैं। अगर वहीं पर ट्रेन अगर किसी पोल को पार करे, किसी स्टेशन पर खड़े आदमी को पार करे, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, लंबाई को हम ट्रेन की दूरी मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं। जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो दोस्तों इसमें क्या है, जो 160 मीटर की तो रेलगाड़ी है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी दोस्तों 360 मीटर। 360 मीटर की दूरी को 360 मीटर की दूरी को वो 27 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, 360 मीटर की दूरी को 360 मीटर की दूरी को 27 सेकंड में पार करती है। वही 18/5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, और कितना 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 24 दूनी 48। मतलब कि एक ट्रेन की स्पीड कितनी आई 48, और दोनों ट्रेनों की स्पीड जोड़ के कितनी थी दोस्तों, ये थी 128।
एक की 48 और एक की 128, मतलब दोनों की 128 और एक की 48। तो दोस्तों हम यहाँ से दोनों ट्रेनों की अलग अलग दूरी निकाल सकते हैं, अलग अलग स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों की कितनी है दोस्तों 128, एक ट्रेन की 48 है, तो दूसरी ट्रेन कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कितना 8। एक की 48 होगी दोस्तों और दूसरी की 80 होगी। तो यहाँ से हम दोस्तों रेशियो निकाल सकते हैं 80:48। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 पंजे 80 और 16 तियाँ 48। तो हमारा रेशियो आ जाएगा दोस्तों 5:3। 5:3 या 3:5। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन में अपना क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 3:5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, एक दूसरे को पार करती है, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाएगी मतलब 320 मीटर होगी रेलगाड़ियों की लंबाई, जो 9 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, विपरीत चल रही हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। विपरीत चल रही हैं तो दोस्तों नाव वाला और ये मेथड, अगर विपरीत चल रही हैं तो दोस्तों चालें यहाँ पे जुड़ जाएंगी, और उसमें अगर विपरीत चल रही हैं तो चालें घट जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, चालें जुड़ जाएंगी। 120 मीटर वो 320 मीटर 9 सेकंड में पार करती है, और 18/5 से गुणा कर दी किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए। ये आया दोस्तों हमारा 128 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। 27 सेकंड में पार करती है, मतलब 200 मीटर तो उसकी रेलगाड़ी की वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई होगी दोस्तों 200 मीटर, तो ये 360 मीटर तो होगी टोटल दूरी, और 27 सेकंड पार करती है, मतलब कि 27 सेकंड पार करती है। तो 360/27 गुणा 18/5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ से कैलकुलेट किया दोस्तों, आया हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो उस रेलगाड़ी की लंबाई आई जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और जब दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ी हुई होती है, वो जो थी 128 में दोस्तों हमने 48 को माइनस किया तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा आई, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा आई। इन दोनों का रेशियो पूछा था तो दोस्तों हमने 16 से डिवाइड करके इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6750 रुपये है, तो उस राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दे रखा है दोस्तों 6750 रुपये। ठीक है, तो उसी राशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों 6% की रेट है, तो हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे दोस्तों। 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट, पहले वर्ष की 2 वर्षों की इफेक्टिव रेट 6 + 6 × 6 × 6/100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12.36%। इफेक्टिव रेट आप निकालना जानते होंगे दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव रेट होती है A + B + AB/100, ये इफेक्टिव रेट होती है। मतलब अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया रखा है, दोनों की रेट अलग अलग दे रखी है, तो उन दोनों रेट को हम सिंगल रेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें 6% वार्षिक रेट दे रखी थी, तो हमसे हम 3 वर्षों में चेंज करना था, तो ये तो होगी दोस्तों 2 वर्ष की 12.36। अब तीसरे वर्ष में जाना है तो दोस्तों ये 12.36 रहेगी। तीसरे वर्ष की रेट 6% + 12.36 × 6/100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 12×6 = 18.36 प्लस ये दोस्तों 6×6 = 36, यहाँ से हटाएंगे 0.00 यहाँ कर देंगे 6×6 = 36 और 6×3 = 18, 3 = 19, 6×6 = 36 के 6 हासिल 3, 6×3 = 18, 18 3 = 21, 2 से 21 1 हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 12, 6×6 = 36 के 6 हासिल 3, 6×3 = 18, 3 = 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 × 6 = 7। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 7416 पॉइंट और नीचे 4 0। ठीक है दोस्तों, ये 4 यहाँ से 4 0 हो गए, तो ये 4 संख्याओं के बाद डिजिट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आया 18.36 + 0.7416,
18.36 18.36 प्लस 0.7416। तो इसको दोस्तों ऐड करेंगे अपना 0.7416, तो हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 19.1016 ठीक है दोस्तों। तो 19.1016% ब्याज मिल जाएगा हमें। अब दोस्तों 19.1016 ये दोस्तों 6% एक वर्ष की रेट थी। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 6750। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 6750। तो दोस्तों 3 वर्षों का ब्याज है, तो मतलब 6% रेट रही होगी तीनों वर्ष। तो 6 × 3 वर्ष रही होगी, तो 18% की वैल्यू है। 18% की वैल्यू है। और हमें किसकी निकालनी है दोस्तों? 19.1016 की वैल्यू निकालनी है। 19.1016 की वैल्यू निकालनी है। 18% की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों। तो ये दोस्तों निकालेंगे अपना 19.1016। 6750 दे रखी है दोस्तों हमें। 6750 दे रखी है हमें। 18% की वैल्यू हमें निकालनी है 19.1016। एक मिनट दोस्तों, सड़सठ 18%, 19.1016 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 19.1016 की। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हटा देंगे हम यहाँ से, नीचे 4 जीरो ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये तो इससे कट जाएगा, ये दोस्तों कटेगा 18 एकम 18 जीरो, फिर कितना बचा? 1 बचा, 110 होगा दोस्तों। 18 छंग 108, 2 बचा, 18 छंग 108 और 2, 18 दूनी 36, 3 बचा दोस्तों ना, 18 दूनी 36। तो ये बचा दोस्तों 10 62 नहीं दोस्तों, 18 एकम 18, 18 छंग 108, कितना 2 बचे, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 10 612। ठीक है दोस्तों, और इधर कितना बचा? 67 675 बटे गुणा 10 612 बटे 1000। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और कितना बचा? 50 17 175 और 25 सत्ते 175। ये ऊपर 227 हो गया, 25 100 का 100 इधर 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 दूनी, इसे दोस्तों हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 सेकंड दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं इसे, ये हो जाएगा 27 इंटू 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 4 छंग 24, 2 4 पंजे 20, 4 3 12, 26 53। ठीक है दोस्तों, 26 53 बटे 4 छंग 10, ये 10, 7 3 21। 27 को दोस्तों हम 9 × 3 लिख सकते हैं, 9 × 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ताकि मल्टीप्लिकेशन जो गुणा है वो आसान हो जाए। 9 3 27 और 9 3 27, कितना बचा? 3 2, 9 3 27। एक सेकंड दोस्तों, 9 3 27, 2 9 पंजे 45 हो तो 47, 9 3 27 और 9 3 27, 2 और 9 पंजे 45, 2 47 के साथ हासिल 4, 9 छक 54 4, 60 का 0 हासिल 6, 9 3 18 6 24। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मल्टीपल कर देंगे 3 का, 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 1 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, ये 2 आ जाएगा दोस्तों। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 6 1 7। ठीक है दोस्तों, ये आया हमारा
71 23, 71 23। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये जो अपना दे रखा है 24, ये दोस्तों थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पे हज़ार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 9 3 27, 2 9 5 45, तो 47 के साथ हासिल 4, 9 6 54, 4 58, हासिल 5, 9 3 18 5 23। ठीक है दोस्तों, गुणा 3, 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से बची थी ना दोस्तों, बटे में 10 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 2 23 के 3, हासिल 2, और 3 अट्ठे 24, 2 26 के 6, हासिल 2, 3 3 9 2 11 का 1, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है दोस्तों, ये कितना आया 71 631 बटे 10। 10 है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा एक के बाद 71 63 हमारा बना दोस्तों 71 63.1। जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों हमारा 71 63, ऑप्शन नंबर डी 71 63.1 इसका एक्यूरेट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसमें क्या दोस्तों 6% साधारण ब्याज दे रखा है, रेट दे रखी है। तो सर दोस्तों साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा, मतलब कि 3 साल में 18% होगा। तो दोस्तों 18% हमें दे रखा है 67-50 के बराबर। तो दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का निकालना है, रेट है 6%। तो 6% की हमने 3 साल की इफेक्टिव रेट निकाली। इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों a + b + ab बटे 100। तो दोस्तों 6 + 6 + 6 × 6 बटे 100, ये निकल के आया 12.36 दोस्तों। ये 2 साल की इफेक्टिव रेट निकल के आई। तीसरे साल में दोस्तों हमने क्या किया 12.36 + 6 + 12.36 × 6 बटे 100 0.00 कर लिया। तो दोस्तों ये निकल के आया हमारा 12 से 18.36 + 0.7516 बटे 10,000। ये 10,000 से हमने दोस्तों 10,000 4 जीरो हैं, तो हमने 4 के आगे पॉइंट लगा लिया। तो दोस्तों आगे हमने इसे जोड़ा, आगे जोड़ा दोस्तों हमें 18.36 + 0.7416, जो हमारा आया दोस्तों 19.1016। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 6750 की वैल्यू, 18% की वैल्यू 6750 है, तो हमने 19.1016 की वैल्यू निकाली दोस्तों। तो ये निकल के आई हमारी दोस्तों 71.63, जो कि हमारी एक्यूरेट आंसर था, जो ऑप्शन में दे रखा था 71 63। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर हमारा वी था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक आदमी अनुप्रभा नाव चला के 2 घंटों में 9 किलोमीटर। अब दोस्तों भैया अनुप्रभा मतलब कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो मतलब दोस्तों चालें जुड़ जाएंगी दोस्तों। तो 2 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है दोस्तों। इधर देखो घंटे की बात हो रही है, इधर किलोमीटर की बात हो रही है। किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 8, 2 पंच 10, मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी दोस्तों दोनों की जुड़ी हुई चाल। अगर ये धारा है और ये नाव है, तो दोनों की जुड़ी हुई चाल हो जाएगी। और क्या लिखा दोस्तों, और शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने में, मतलब वापस लौटने का अपोजिट जाएगा। तो दोस्तों a - b बराबर 6 घंटे ले रहा है, उतनी ही दूरी दोस्तों ना। तो 9 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में जा रहा है, तो ये ले रहा है दोस्तों 6 × 6 6 पंजे 30, मतलब कि दोस्तों ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। 1.5 किलोमीटर प्रति हावर। जाते समय दोस्तों इसकी चाल थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आते समय 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके बाद धारा की चाल ज्ञात करनी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल है तो इसमें दोस्तों धारा की चाल ज्ञात करने के लिए, नाव की चाल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को माइनस करके 4.5 - 1.5 बटे हाफ। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 बटे 2 बराबर 1.5। ठीक है दोस्तों, 1.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नाव की चाल निकालने के लिए, वो धारा की चाल निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे। तो दोस्तों निकल के आएगी धारा की चाल। नाव की चाल निकालने के लिए दोस्तों इसकी ये और ये
मतलब कि अप स्ट्रीम में चली गई अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड, उन दोनों को दोस्तों जो घटाएंगे और माइनस कर घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे तो निकल के आएगी दोस्तों धारा की चाल, और जोड़ के और 2 से भाग करेंगे तो निकल के आएगी दोस्तों नाव की चाल। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। क्लास अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।